बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। रमजानुल मुबारक में भी सारिफीन को गैस लोड शेडिंग से निजात ना मिल सकी। ना सहरी में गैस होती है, ना ही इफ्तार के वक्त। SSGC की बेहिसी ने कराची के शहरियों को गैस के लिए तरसा दिया। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, आगाह कीजिएगा। SSGC कराची वालों को गैस के मसाइल से निजात दिलाने में नाकाम नज़र आती है। शहर में इस वक्त भी जो है वो सैर रफ्तार में हम देख रहे हैं कि शहरियों को गैस के मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। सैर रफ्तारी में गैस होती नहीं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को जो है वो सैर रफ्तारी बाहर से लाना पड़ती है, होटलों से लाना पड़ती है, जिसकी वजह से उनके अखराजात बढ़ गए हैं। दूसरी जानब LPG इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर लकड़ियाँ जलाकर शहरियों को जो है वो सैर रफ्तारी तैयार करना पड़ती है। फिर दिन के औकात में बच्चों के लिए खाना गर्म करना पड़ता है। इस वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहरियों का ये कहना है कि SSGC ने जो रमज़ानों में गैस बंदिश का शेड्यूल दिया है, SSGC ख़ुद उस पर अमल नहीं कर रही। कबल अज़ वक्त जो है वो गैस बंद कर दी जाती है और मुकर्रर वक्त पर गैस फराहम नहीं की जाती। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि SSGC ने जो गैस बंदिश का शेड्यूल दिया था वो सुबह 8 बजे लेकर दोपहर 2:30 बजे तक का था। और हम मुख्तलिफ़ इलाकों से ये भी इत्तला सामने आई है कि तरावी के वक्त भी जो है वो गैस गायब हो जाती है और आधी रात तक गैस गायब रहती है। जबकि शहरियों का कहना है कि इन तमाम तर मसाइल की वजह से उनकी जो है वो इबादत हैं और जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो शदीद मुतासिर हो रही हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें राम सवामी का इलाका है, फिरदौस कॉलोनी है, मच्छर मियानी कॉलोनी है, कुआनी कॉलोनी है, नुसरत भुट्टो कॉलोनी है। इसके साथ साथ हम बात करें सुजानी टाउन की, नौरनाबाद है, नाज़माबाद है, गडाफ टाउन के मुख्तलिफ इलाके हैं, मलिक के मुख्तलिफ इलाके हैं, लियाकताबाद के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जहाँ पर गैस के मसाइल से जो शहरी हैं वो दो चार है और शहरियों को करने की धमकी दे दी है। आपको अपडेट करें कि डॉक्टर्स के तबादलों का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सरकारी अस्पतालों में मसीहाओं ने OPDs का बायकॉट कर दिया। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज से मरीज रुल गए। तफसीलात जानेंगे राबेल अशरफ से। राबेल, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हूँ जिना अस्पताल में OPDs का बायकॉट है। इस वक्त हमारे साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं JPMC के। सर, मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने OPDs का बायकॉट किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगाने किस हवाले से कर रहे हैं, क्या थोड़ी सी मुझे डिस्क्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुनव्वर है। मैं YTA JPMC चैप्टर का जो है ना अदना सा कारकुन हूँ। हमारे ये जो बायकॉट है ना सिर्फ यहाँ जना में है, पूरे सिंध से जो है यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जो है ना इस प्रोटेस्ट की जो है कल अनाउंस की थी हमने, क्योंकि ये जबरी ट्रांसफ़र किए गए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। हमारे जो है YTA जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर महबूब नूनरी साहब, और जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं YTA लारकाना, चांदका मेडिकल कॉलेज लारकाना से, उनको जो है जबरी ट्रांसफ़र किया गया। डॉक्टर जनरल सेक्रेटरी YTA सिंध को भी जबरी ट्रांसफ़र कर दिया गया NICH से, नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट से। और हमारा जॉइंट सेक्रेटरी है सेंट्रल कैबिनेट YTA के जो है डॉक्टर फैज़ान मेमन साहब, उसको भी जबरी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हमने कल जो है डॉक्टर महबूब नूनारी के साथ मीटिंग की है। उन्होंने अनाउंस किया कि कल से जो है आज 5 तारीख से जो है पूरे सिंध से जो है स्ट्राइक चल रही है हमारी, और यहाँ पे भी हमने स्ट्राइक कर दी है और ऑनवर्ड में हमारा जो है ना लायामल स्ट्राइक के बाद दिए जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन मौजूद है। उनका यही कहना है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट जो जारी है वो तबादले की सूरत हाल में जारी है। यहाँ पर उनका मरीज़ भी जो है शदीद परेशान है। उनका यही कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो आज जो है OPDs का बाइकआउट है। कल से जो है आगे का जो लाया है वो ये है कि एमरजेंसी OT भी बंद कर दी जाएगी। जबकि यहाँ पर जो मरीज़ है वो भी परेशान है। उनका यही कहना है कि हम सुबह 6 बजे से यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर डॉक्टर्स हमें नहीं देख रहे। जी ठीक है राबेल अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। 3 डॉक्टर्स के तबादलों का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। सरकारी अस्पतालों में मसीहाओं ने OPDs का बायकॉट कर दिया। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज से मरीज रुल गए। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मुतालबात ना मानने पर OT और एमरजेंसी भी बंद करने की धमकी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। 3 डॉक्टर्स का तबादला है जो कि तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। सरकारी अस्पतालों में मसीहाओं ने OPDs का बायकॉट कर दिया है। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज से मरीज रुल गए हैं। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मुतालबात ना मानने पर OT और एमरजेंसी भी बंद करने की धमकी दे दी है। काम रोकने की धमकी दे दी गई है। डॉक्टर्स की जानिब से 3 डॉक्टर्स का तबादला है जिस पर यह तनाज़ा हुआ है और शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सरकारी अस्पतालों में मसीहाओं ने OPDs का बायकॉट कर दिया है। बिल्कुल, ये मनाजर आप देख रहे हैं, दूर दराज से आए मरीज जो हैं, उनके लाहिकीन जो हैं
वो रुल गए हैं। ओपीडीज का जो है वो बायकॉट चल रहा है। 3 डॉक्टर्स के तबादलों का ये तनाज़े है जो कि शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से ओपीडीज का बायकॉट कर दिया गया है। मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी भी बंद करने की धमकी दे दी है। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मुतालबात सामने रखे हैं और कहा है कि मुतालबात ना माने गए तो ओटी और इमरजेंसी भी बंद कर देंगे। तीन डॉक्टर्स के तबादलों के खिलाफ जिना अस्पताल कराची समेत सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स ने ओपीडीज का बॉयकॉट कर दिया। डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस मरीज रुल गए। कितने लोग परेशान हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स को कोई किसी की टेंशन नहीं है। सिर्फ गरीब मारा जा रहा है। इनको सिर्फ अपनी तनख्वाहों से मतलब है, क्योंकि अभी आप अंदर जाके देखिए, क्राउड चेक करें आप कितने आवाम का। करने नहीं दे रहे। हम कल भी आए, परेशान हुए चले गए, और आज भी हम अभी सुबह के आए हुए 7 बजे के। और अभी जब डॉक्टरों ने चेक करा, डॉक्टरों ने फेस भी किया उनका कि जिन लोगों की पर्ची बन गई है हम उनको चेक करेंगे, तो इन्हीं लोगों की टीम आके उनको मना करके गई है कि आप लोग चेक नहीं करें। बहुत परेशानी है, हमारे को बहुत तकलीफ है। हम कल भी आया, कल बोल रहा था और आज आ जाओ, आज तक परेशान है। साथ में और लोग भी आए हुए, लेकिन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मंगू पीर इज्तिमा गाह रोड के करीब सादा लिबास एहलकारों की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों के अहल खाना मंगू पीर थाने के बाहर रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे इम्तियाज अली जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इम्तियाज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मंगो पीर इज्तिमा रोड के करीब सादा लिबास पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। दोनों अफराद के अहल खाना की जानिब से मंगो पीर थाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे के बाद जो है रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। जख्मी जो हुए हैं अफराद, उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या मामला है, किस तरह से वाक़या पेश आया, किस तरह से ये मामला पेश आया, मामला असल में है क्या? ये सुबह पुलिस आया था, 2 वर्दी में था, बाकी सारा सेवल कपड़ों में था। वो मेरे को बोला बच्ची निकालो, घर में घुस गया, हमने बच्ची निकाल दिया, बच्चे को चेक कर दिया, वो मोबाइल पे चढ़ा रहा था, तो हम लोगों ने हथापाई किया। फिर घर में घुस गया, लेडीज़ का बेइज्जती किया, तो हम लोगों ने उसके साथ मुमारी किया। उसने स्टेट पैर किया, बिल्कुल स्टेट पैर किया, भाई को भी मार दिया, भतीजे को भी मार दिया, मेरे को भी गोली स्टेट मार दिया, दीवार के ऊपर लग गया, इधर आ गया, सर के ऊपर लग गया, ऐसे चला गया मोटर में। 2 भाई, एक भाई है, एक भतीजा अस्पताल में, बाकी सारा इधर आया हुआ है। पड़ोस उन्होंने कुछ बताया आपको कि उनका ताल्लुक कौन से थाने से? कुछ नहीं बताया। दहशतगर्दों की तरह आया, दहशतगर्दों की तरह गोली चला के चला गया। अच्छा, कितने लोग थे? वर्दी थी, पुलिस मोबाइलें थी या सादा गाड़ियों में कैसे आए थे? मोबाइल, पुलिस मोबाइल था, 7-8 सादा वर्दी में था, बाकी 3 वर्दी में था, सादा वर्दी में। आपको मंगोपीर थाने पे आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस की जानिब से आपको कुछ बताया गया है? वो बोलते कुछ नहीं बताया, बोलते तुम लोगों को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ का अभी तक सुबह 4-5 घंटे हो गया, अभी तक 4-5 घंटे हो गया इधर रोड पे कुछ नहीं बता रहे। पुलिस वाला बाहर निकलते नहीं है, बोलते हैं रोड खोलो, इंसाफ तेरे को मिलेगा। हम कैसे रोड खोलेगा? हम लोगों के इंसाफ बंदिया अस्पताल में पड़ा है, हम इधर रोड खोलेगा? हम लोग ये जख्मी के अहलखाना है, उनके भाई हैं, उनका कहना है कि पुलिस मोबाइलों पर सवार जो सादा लिबास एहलकार थे, उनके साथ 2 एहलकार जो है वो वर्दी में थे। उन्होंने उनके घर की चेकिंग की है और किसी बात पे इनकी तलख कलामी हुई है, जिसके बाद उन्होंने फायरिंग की है, जिससे 2 अफराद उनके जख्मी हैं। इनका कहना है कि मंगोपीर पुलिस ने अब तक उनको नहीं बताया है कि जो अफराद फायरिंग करने वाले पुलिस लोग कौन से थाने या किसी यूनिट से था। उनकी जानिब से एहतजाज जो है मंगोपीर रोड पर जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। जी, शहर के मुख्तलिफ पार्क और पेडेस्ट्रियन ब्रिज से नशे के आदी अफराद लोहा चोरी करने लगे। लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए पार्क इंतजामिया की गफलत के बायस मुनशियात के आदी अफराद की अमाजगाह बन गए। औरंगी टाउन 8 नंबर पर कायम बंदर पार्क के भी साइड ग्रिल्स गायब हो गई हैं। बात करेंगी हमारे नुमाइंदा निमरा रियासत हमारे साथ मौजूद हैं। नमरा, अपडेट कीजिएगा। नमरा, अपडेट करेंगी। शहर के मुख्तलिफ पार्क और पेडेस्ट्रियन ब्रिज से नशे के आदी अफराद लोहा चोरी करने लगे। लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए पार्क इंतजामिया की गफलत के बायस मुनशियात के आदी अफराद की अमाजगाह बन गए हैं। तफसीलात बताएंगी नमरा रियासत। मैं औरंगी टाउन 8 नंबर पर मौजूद हूँ और यहाँ मैं इस वक्त एक पार्क में हूँ जिसको जो है बंदर पार्क के नाम से जाना जाता है और ये गुज़िश्ता 2 से 2.5 साल से जो है वो खस्ता हाली का शिकार है और ख़ास तौर पर जो है यहाँ की जो ग्रिल्स हैं वो गायब हो चुकी हैं और वो नशे के आदी अफराद जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रिल तोड़कर ले जाते हैं, जिसके बाद पार्क जो है वो खस्ता हाली का शिकार होता चला जा रहा है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी शिकवा करते दिखाई देते हैं। इस हवाले से इनसे जानते हैं, बताइएगा मुझे कि कब से ये पार्क ख़राब है और ये जो ग्रिल्स वगैरह गायब हैं
कौन लेकर जाता है और इंतजामिया की जानिब से क्या इंतजाम? नशाई अफराद लोग हैं, वो लोग ले जाते हैं। जो इधर नशा हीरोइन पीते हैं वही लोग तोड़ के ले जाते हैं। बाकी जो है पार्क तो ख़राब है। ये इंतजामिया की जानिब से क्या किया जाता है? ये जब वो तोड़कर नशे के आदि अफराद यहाँ से तोड़कर लेकर जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है पूरा पार्क ख़राब हो रहा है इसके, और जो लोग करीबी लोग जिनके लिए पार्क बनाया जाता है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। नहीं, अब वो लेके जाते हैं। अब यहाँ जो इनका ड्यूटी ख़त्म हो जाता है ना, ये चले जाते हैं पार्क वाले जो यहाँ काम करते हैं माली। तो रात में कोई चौकीदार है नहीं, ये रात को काम करते हैं। ये लोग चोरी करना जो है, तोड़ना फोड़ना, ये लोग रात को करते हैं। बिल्कुल जी, जो इंतज़ामिया या हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए की मालियत खर्च करके शहरियों के लिए जो है वो पार्क बनाए जाते हैं। पार्क के अलावा दीगर जगह भी हो, पेडिस्ट्रियन ब्रिज हो या दीगर मकामात जहाँ पर लोहा लगा हुआ हो, वो नशे के आदी अफराद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से तोड़ कर लेके जाते हैं, जिसके बाद जो है इस तरह जो है वो तबाही के दहाने पर पहुँच जाते हैं, जो आवाम के लिए भी जो है एक मुश्किलात का सबब बन जाते हैं। जी, नशे के आदी अफराद शहर की खूबसूरती के दुश्मन बन गए। ना कोई ब्रिज इनसे बचा है, ना ही किसी फुटपाथ की ग्रिल बची है इनसे। हसन स्क्वायर के करीब ब्रिज की हिफाजती दीवार पर लगे लोहे के पाइप भी काट कर पुल को खस्ता हाल करने लगे हैं। तफसीलात बताएंगे नुमान गुल जो ब्रिज पर मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची की अब जो खूबसूरती है, जो ब्रिजेस हैं उनके ऊपर जो हिफाजती दीवार बनी हुई होती है और उसके ऊपर जो पाइप लगे होते हैं, अब वो जो है वो नशे के आदी अफराद उसे काट काट कर निकाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की इंतहाई मसरूफ़ ब्रिज पर। ये हसन स्क्वायर का ब्रिज है और मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। सर, मुझे बताइएगा ज़रा, अगर कोई हादसा हो जाता है खुदा न खास्ता, तो ये हिफाजती दीवार नहीं होगी तो फिर कोई जानी नुकसान नहीं होगा इसकी वजह से? अब ये देखें, ये मेन शाहरा है, सिविक सेंटर, ये मेन मतलब शाहरा फैसल को टच करती है। आप इसका हाल देखिए, दुनिया के मुअज़्ज़िज़ मुल्कों में ये सब चीज़ें नहीं होती। आप रात में अगर आप आएंगे, रात में देखें, ये हीरोइनची टाइप के लोग हैं, ये यहाँ पे आरियों से पाइपें काट रहे होते हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल है इस ब्रिज की। हसन स्क्वायर का ब्रिज है जहाँ पर नशे के आदी अफराद रात के औकात में जो पाइप लगे होते हैं, जो हिफाजती दीवार पर पाइप लगे होते हैं, उसे काट काट कर निकाल रहे हैं। और न सिर्फ ये पाइप बल्कि अब हिफाजती दीवार की भी हालत हमने आपको दिखाई है। उसकी भी सूरत हाल ये है कि अब हिफाजती दीवार के अंदर जो सरिया मौजूद है उसे भी काट काट कर लेकर जा रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से लिया जा रहा है। मुताल्लिका हुक्काम ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ है। और नशइयों से तंग अवाम ने भी अपनी अपनी दास्तानें सुना दी हैं। किसी की बैटरी ले गए तो किसी की गाड़ी का शीशा ले गए। शहरियों ने हुकूमत और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से नशइयों को काबू करने का मुतालबा कर दिया। ये ना अपने नशे के लिए करते हैं, किसी का ग्रिल चोरी कर ली, किसी के घर में घुस गए, कुछ भी उनको कोई चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो सब कुछ अपने नशे के लिए करते हैं। इवन के गैस की सप्लाई के पाइपलाइन है, उनकी सर्विस तक चोरी कर लेते हैं। ये पीतल के भी निकाल के ले जा रहे हैं, गैस के भी पीतल के जो होते हैं वो भी निकाल देते हैं। मतलब पाउडरी बहुत। अब आपको बताएं कि चावलों की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। ताजर और शहरी परेशान हो गए। ताजरों का कहना है चावल की एक्सपोर्ट के बायस कीमतें कम नहीं हो सकी हैं। बिल्कुल, चावलों की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। ताजर और शहरी परेशान हो गए हैं। ताजरों का कहना है कि चावल की एक्सपोर्ट के बायस कीमतें कम नहीं हो सकी हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। आज बिल्कुल शहरियों को महंगाई से निजात नहीं मिल सकी है। अगर हम बात करें ग़िज़ाई अजनास की, तो ग़िज़ाई अजनास में चावलों की कीमतें ताहाल जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। चावलों की कीमतें जो है वो कम नहीं हो सकी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुपर बासमती चावल जो है इस वक्त होल सेल की सतह पर जोड़िया बाज़ार में तकरीबन 320 रुपये से लेकर 360 रुपये तक में दस्तियाब है। इसी तरीके से सेला चावल जो है तकरीबन 280 रुपये से लेकर 340 रुपये किलो तक में दस्तियाब है। पोनिया चावल की बात करें तो पोनिया चावल, टोटा चावल जो है, जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भी शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। ये पोनिया चावल फ़ी किलो होल सेल में 180 रुपये से लेकर 190 रुपये किलो तक पर दस्तियाब है। इसी तरीके से टोटा चावल 240 रुपये से लेकर 260 रुपये किलो तक पर दस्तियाब है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर अब्दुल मुनाफ, इनसे जानते हैं। जो पहले जो खाने वाले थे 10 किलो लेके जाते थे, अभी बोलते हैं यार 2 किलो में काम चला ले। वो हाल हो गए कि अल्लाह माफ़ करे, अनाज तो है ऐसी चीज़ के खाना ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि अनाज खाए बगैर आप चल सकते हो या मैं चल सकता हूँ। तो ये
कोई 10 किलो लेके जाता था, आज वो 1 किलो लेके जा रहा है। कोई 1 कट्टा लेके जाता था, वो बोलता है यार 5 किलो दे दो। कोई 10 कट्टे लेके जाता था, बोला 1 कट्टा दे दो। ऐसा हिसाब हो गया, यानी कि इतनी सारा नीचे आ गए हैं इस तरीके से। आज बिल्कुल ये थे अब्दुल मुनाफ, जिनका कहना है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि महंगाई की वजह से और चावलों की कीमतें जिस तरह से आसमान से बातें कर रही हैं, तो लोगों की जानिब से चावलों की जो ख़रीद है उसमें जो है वो कमी वाक़ हुई है। जो लोग 5 किलो चावल लेके जाते थे वो अब 2 किलो लेके जा रहे हैं। इसी तरीके से लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चावलों की फ़रोख्त कम होने से जो है वो ताजा दरपेश हैं, जबकि अब्दुल मुनाफ का कहना है कि एक्सपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक में मुल्की ज़राअत को पूरा किए बगैर, जिसकी वजह से चावलों की कीमतों में इजाफा है। जी, शहरियों को सस्ते आटे की फ्राहमी के लिए फलाही तंजीम मैदान में आ गई है। गुलशन इकबाल 13D में 100 रुपये किलो आटा फरोख्त करना शुरू कर दिया है। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। जी काविश। जी बिल्कुल, देखिए मुखैर हजरात जो है वो आवाम की खिदमत में जो है वो पेश है। हम देख रहे हैं कि जिस कदर महंगाई है, आटा 150 से 160 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन गुलशन इकबाल में एक ऐसे मुखैर हजरात हैं जिन्होंने 100 रुपये किलो जो है वो आटे की कीमत मुकर्रर कर दी है। और यहाँ पर जो है वो इफ्तार से कुछ घंटे कबल जो है वो गाड़ी पर ही वो जो है वो आटा ले आते हैं और यहाँ पर आटा रखते हैं और फ़रोख्त करते हैं। माजी फाउंडेशन के नाम से उन्होंने जो है वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें आवाम को फैसिलिटीज़ फराम करने के लिए सस्ता आटा फराम किया जा रहा है। मेरे साथ ऑनर रियाजत साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। रियाजत साहब बताइएगा, कब से ये काम कर रहे हैं और कितने लोगों को आटा फराम किया जाता है? जी जनाब, मैं रमज़ान से पहले से ये काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैंने एक ग्रुप तश्कील किया था व्हाट्सएप पे जॉब नोटिफिकेशन के नाम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हमारे जो जॉबलेस बच्चे हैं वो आए हैं, उसको उन्होंने ज्वाइन किया है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाली कि भूख और अफलास चल रहा है आजकल, तो वो उसी को देखते हुए मैंने क्यों ना अपने पाकिस्तानी भाइयों की मैं मदद करूं, और इसीलिए मैंने आटे का रोटी मैंने लगाई अपनी पैराडाइज स्क्वायर है मेरा, वहाँ पे अपने जहाँ मेरी रहाइश है 10 रुपये की रोटी मैं दे रहा हूँ आवाम के लिए, चपाती होती है। और उसके बाद फिर मैंने ये आटे का सिलसिला किया, रमज़ान से पहले ये चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 ख़ानदान को मैं पहुँचा चुका हूँ। और इसमें मतलब ये कि मेरे 2 अहबाब हैं, कुछ दुबई से ताल्लुक़ है, किसी का अबू ज़बी वगैरह से, और मुखैर आज़ाद भी मतलब मुझे सपोर्ट करें। और मेरी उनसे यही गुजारिश है कि इस नए काम में आप भी आगे बढ़ें ताकि इसको और मज़ीद इसको फैलाया जा सके। मुखैर हजरात भी जो है वो उनके साथ ताउन कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो आटा फ़रोख्त किया जाता है। उनका ये कहना है कि अब तक जो है वो 250 के करीब जो है वो ख़ानदानों की इस तरीके आ चुकी है और अभी भी जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर लोगों की मज़ीद सपोर्ट हासिल हुई तो उसको जो काम को जो बड़े पैमाने पर फैलाया जाएगा। कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। कराची वाले होशियार, गर्मी पड़ेगी लगातार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 2 रोज़ बाद गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजी सरदार सरफराज के हमरा मौजूद हैं। जी आदिया। बिल्कुल, कराची में 7 अप्रैल से जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आएगा और इस दौरान टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद हैं। सरदार साहब मुझे बताएगा कि कराची में जो गर्मी आ रही है कितने रोज़ की होगी और टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचेगा? देखिए 3 से 4 दिन का स्पेल होगा गर्मी का, लेकिन उतनी बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी तक अप्रैल का मौसम बड़ा बेहतर जा रहा था, 32 तक ही टेम्परेचर जा रहा था, लेकिन अब 7 अप्रैल के बाद 7, 8, 9 और हो सकते हैं 10 तक भी, यानी 3 या 4 दिन, उसमें फिर टेम्परेचर 36 या 37 इस रेंज में जा सकता है। वैसे आपको पता है कि अप्रैल में जो एवरेज दर्जा रहता है ना वही 35 है, तो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अभी तक तो अप्रैल के जो अच्छे दिन गुजरे थे वो एक तरह से बोनस में कहता हूँ उनको, इसलिए कि सी ब्रीज़ तवातर से चल रही थी और उसने टेम्परेचर को माइल्ड रखा हुआ था। सी ब्रीज़ चलने की वजह बुनियादी तौर पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजर रही है मुल्क में, इस वक्त भी बारिशें हो रही हैं शुमाली इलाकों में, तो उनकी वजह से यहाँ सी ब्रीज़ सेटअप हुई थी, तो इस वजह से टेम्परेचर था। तो अभी उन 3-4 दिनों में दिन का जो पहला हाफ होगा उसमें सी ब्रीज़ कट ऑफ रहेगी और शाम में दोबारा बहाल हो जाया करेगी, तो यूँ टेम्परेचर पहले हाफ में ही बढ़ जाएगा इतना कि 35, किसी दिन 36, किसी दिन 37, यानी 35 से 37 की रेंज में रहेगा। तो इन दिनों में इतना ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली हम उसी तरफ ही जा रहे हैं, उस तरह का ट्रेंड ही आगे अप्रैल के आखिर में या फिर मई में हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, कराची में जो है वो गर्मी होगी, 3 से 4 रोज़ तक कराची वालों को झेलना होगी। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि गुज़श्ता साल के बरक्स मौसम में थोड़ी सी बेहतरी है। जैसे कि मार्च हमने देखा तो बहुत अच्छा गया, इसी तरह अभी तक जो अप्रैल के 2 से 3 दिन गुजरे हैं वो भी बहुत अच्छे। बहरहाल आइंदा 4 रोज़ तक कराची वाले ज़रा गर्मी को उनको बर्दाश्त करना होगी। जी
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी की अदालत में मुलजिम एजाज और आबिद के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमे पर समाअत हुई है। मुलजिमान के वकील ने बरियत की दरख्वास्त दायर करते हुए अदालत को बताया कि मुकदमा पुरानी रंजिश के बायस दर्ज किया गया। तफसीलात जानेंगे शहरयार सदीकी से। जी शहरयार। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। सुरजानी टाउन थाने की हदूद में मुलजिम एजाज और आबिद के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमे पर एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट गरबी की अदालत में आज अहम समाअत हुई। दौरान समाअत मुलजिमान के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुद्दई मुकदमा पर ये जो हमला है वो साल 2020 के 11वें महीने में हुआ, जबकि साल 2021 के दूसरे माह में जो FIR है वो दर्ज की गई थी, वो भी नामालूम अफराद के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई थी, लेकिन जो है वो पुरानी रंजिश के बायस मुलजिमान के खिलाफ एक फ़र्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्दर जो है वो मुलजिमान के वकला की जानिब से अदालत को ये भी बताया गया कि गुज़िश्ता एक भी समाअत से जो है वो मुद्दई मुकदमा अदालत में पेश नहीं हुए हैं और पुलिस रिपोर्ट के जो अदालत में पेश की गई है उसमें भी ये बात जो है वो वादे कर दी गई है कि मुलजिमान का जो है वो इस पूरे मामले में कोई भी किरदार नहीं है। लिहाजा मुद्दई मुकदमा मुलजिमान के वकील की जानिब से दलाइल पेश करते हुए अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई कि फर्जी मुकदमे से जो है वो मुलजिमान की बरियत का फैसला सुनाया जाए। लिहाजा आज अदालत की जानिब से तमाम तर दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत जो है वो 26 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी। कराची सीवीओ से डॉक्टर सारा की लाश मिलने के केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जनूबी ने गिरफ्तार मुलजिमा बिस्मा की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, सीवीयू 2 दरिया में जो है डॉक्टर सारा की लाश मिलने के वाक़े में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत ने इस केस में गिरफ्तार मुलजिमा बिस्मा की जो दरख्वास्त से ज़मानत है वो मंजूर कर ली है। मुलजिमा बिस्मा के वकील बैरिस्टर शेख साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि पहले क्या आर्गूमेंट्स थे कि अदालत ने इनकी बेल मंजूर कर ली है? देखें, ये जो बेल मूव की गई थी हमारी जानिब से, ये पोस्ट अरेस्ट बेल अंडर सेक्शन 497 मूव की गई थी। इससे पहले हमने कबल गिरफ्तारी ज़मानत बिस्मा की ली थी, जो कि रिकॉल हुई थी और तकरीबन 2 से ढाई महीने के बाद, एक अरसा गुजरने के बाद 14 दिन के अंदर फाइनल चार्जशीट आ जानी चाहिए थी, जिसमें पुलिस वाले ने, जो IO साहब हैं, उन्होंने तकरीबन 2 से ढाई माह की ताख़ीर के बाद ये जमा करवाया। और हम देखते हैं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिस तरीके से पुलिस ने अपनी मेलाफिडे और अल्टीरियर मोटिव से इस बिस्मा मुसम्मात बिस्मा को इंडल्ज किया, कंप्लेनेंट का मेलाफिडे था कि किस तरीके से, और जैसा कि जो बेल के जो हमारे पास आर्गूमेंट जो हमारे ग्राउंड थे कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई, उस मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ आ गया कि एस्फीजिया पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हुई थी सारा की। और जिस तरह पुलिस ने मामलात किए कि किस तरीके से साबका IO जो थे इफ्तिखार शाह साहब, उनके जो सिग्नेचर है वो फॉस्ट किए गए। मुसम्मात बिस्मा का तो कोई रोल ही नहीं था। जो आराधना है, जिसे पहले पुलिस ने गवाह बनाया, मुलजिम बनाया, बाद में गवाह बना दिया, 63 में डिस्चार्ज कर दिया गया, तो सेम ही रोल था पूरा। उसके 164 रिकॉर्ड हुआ। जाहिर सी बात है उस बच्ची को 2 से ढाई माह उसे जेल में रखा गया। असल तो किरदार जो देखा जाए, जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो तो उस रुख पे होनी चाहिए थी कि RP की हॉस्पिटल में से जो कॉन्डम्स मिले, जो सारे चीज़ें मिली, जो ज्यादती करने की पुलिस खुद लिख रही है कि जो शान और वकास इन्वॉल्व थे, नाबालिग लड़कियों को वो आके नौजवान लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर जिनसी हवस और तस्कीन का निशाना बनाते थे। तो हमारा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि जिस तरीके से सारा एक विक्टिम थी, इसी तरीके से बिस्मा भी एक विक्टिम है। हमें बिल्कुल दुख है सारा की मौत का। वो आया कि खुदकुशी है या मौत है, वो तो ट्रायल में पता लगेगा। इन्वेस्टिगेशन का काम था पता लगाना कि आया कि क्या हो इसमें। तो लेकिन हमारा देखा जाए, मैं फिर कहता हूँ कि जो ज़ायदा परवीन साहिबा हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्हें इस बात को देखना चाहिए कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्योंकि हमारे इन केसेस में, ख़ास तौर पे इस केस के अंदर, इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस ढूंढा नहीं गया, बल्कि एविडेंस को बनाने की कोशिश की गई है कि जो मामलात नहीं है, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं था बिस्मा का, किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं थी। लेकिन क्या करें, बस कहते हैं ना कि जब बुराई आती है और हमारी जो पुलिस के जो हालात है किस तरीके से इंडल्ज कर दिया जाता है, तो ये हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक फ़तह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो चीज़ें वो सामने आई और जज साहब ने जो ज़मानत मंजूर की है मुसम्मात बिस्मा की। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। बिल्कुल इस केस में जो मुलजिमा है बिस्मा, उनकी पहले जो ज़मानत थी वो मुस्तरद हुई थी, बाद में जो है इनकी गिरफ्तारी के बाद वाली ज़मानत अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने 1 लाख रुपये मचल के जमा कराने का भी हुक्म दिया है। 2 साल गुजर जाने के बावजूद गुमशुदा अब्दुल हमीद की बाजियाबी मुमकिन न हो सकी। सिंध हाई कोर्ट का शहरी की अदम बाजियाबी पर शदीद बरहमी का इजहार।
आइंदा समात पर DIG ईस्ट और SSP ईस्ट को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, अब्दुल हमीद हैं जिनकी बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी 2 साल पहले, लेकिन अब तक बाजियाबी नहीं हो सकी है, जिस पर जस्टिस नेमतुल्लाह भट्ट और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी ने पुलिस हुक्म पर बरहमी का इजहार किया है और आइंदा समात पर आला पुलिस हुक्म को तलब करते हुए उन्हें ये हुक्म जारी किया है कि आइंदा समात तक जो शहरी हैं उनकी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। ओके, बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। आपको बताएं कि हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। रमज़ानुल मुबारक में भी सार्फिन को गैस की लोड शेडिंग से निजात ना मिल सकी। ना सहरी में गैस होती है, ना ही इफ्तार के वक्त। SSGC की बेहिसी ने कराची के शहरियों को गैस के लिए तरसा दिया। सहर और अफ्तार में गैस ना मिलने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के दौर में सहरी और अफ्तारी होटलों से लाने से अखराजात बढ़ रहे हैं। गैस नहीं आती, बिल आ जाते हैं। राम सवामी, मच्छी मयानी कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 और सचल गोट गैस बंदिश से शदीद मुतासर हैं। मलीर, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सिटी रेलवे कॉलोनी, लियारी समेत मुख्तलिफ गैस मसाइल का शिकार हैं। तर्जुमान SSGC का कहना है कि बिला तातुल गैस की फ्राहमी के लिए कोशां हैं। माह सयाम के दूसरे अशरे में सब्जियों की कीमतों में मिला जुला रुझान है। हरी मिर्चें और भिंडी सस्ती और आलू की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो गया, जबकि कई सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम हैं। आलू 10 रुपये इजाफे के बाद 60 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। हरी मिर्ची और भिंडी 50 रुपये कमी के बाद एक अब 150 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त की जा रही है। टमाटर और खीरे की कीमतें 100 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम हैं, जबकि हरे धनिए और पुदीने की फ़ी गड्डी 15 रुपये पर बरकरार है। सब्जी फरोशों के मुताबिक मंडी में कीमतें काबू में नहीं आ रही हैं।